हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूरोसिस एंड साइकोसिस की वीडियो बनने वाली है। ये पार्ट 2 वीडियो बनने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले हमने इसके पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने ये पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि न्यूरोसिस एंड साइकोसिस क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में डिटेल्ड में, कि ये क्या क्या होते हैं। तो आज की इस पार्ट में हम न्यूरोसिस और साइकोसिस की एक नए पार्ट बनने वाला है, पार्ट 2। यानी इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ओसीडी के बारे में, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं फोबियाज़ के बारे में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोबियाज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्थेमिया कंडीशंस के बारे में एंड इनके यौगिक मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है। इन सारे चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए जल्दी से इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में जानते हैं ये सारे डिसऑर्डर के बारे में। जो चलिए सबसे पहले जो कंडीशन हम पढ़ने वाले हैं वो है ओसीडी। ओसीडी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ओसीडी का पूरा नाम जो है वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसको शॉर्ट फॉर्म में ओसीडी कहा जाता है, याद रखना। इसका पूरा नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या नाम है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है ओसीडी। ये क्या है बेसिकली? ये बेसिकली एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है। ये भी बेसिकली एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है इन विच टाइम पीपल हैव recurring wanted thoughts, recurring unwanted thoughts, ideas or sensation like obsessions which we call as obsession। ठीक है, इसलिए obsessive compulsive कहा जाता है। that make them feel driven to do something repeatedly। मतलब एक ही काम वो बार बार करते हैं, मतलब क्या है? आप समझो, फॉर एग्जाम्पल एक समझते हैं, एक एग्जाम्पल तौर पे इसको समझ लेते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं तो आपको समझ में भी आ जाएगा चीज़ें कि ओसीडी होता क्या है। देखिए, आप लोगों ने कहीं ना कहीं ऐसे इंसान तो ज़रूर देखा होगा जो मतलब जिनको कई ऐसे इंसान होते हैं जो हाथ धोते रहते हैं। मतलब वो खाना खाने से पहले एक बार उसने हाथ धोआ, उसको मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा एक बार हाथ धोने के बाद, वो फिर से हाथ धोने जाएगा, वो फिर मतलब कुछ चीज़ों को टच कर लिया, फिर चला गया हाथ धोने वो बंदा। ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब उनको बार बार हाथ धोना रहता है। किसी को मतलब कोई खाने के लिए बैठा, डिश दे दिया उनको, थोड़ी देर पहले डिश दिया, अब डिश उनके मतलब सामने डिश रख दिया, खाना लाने के लिए गया समझ लो मम्मी, ठीक है। खाना लेके जब आएगा वो बंदा कहेगा कि नहीं यार इसमें थोड़ा मैल हो गया है तो मैं इसको फिर से धो लेता हूँ। फिर धो के आया, फिर कह रहे नहीं 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 रुको एक और बार मैं धो लेता हूँ। ऐसे जो लोग होते हैं जो बार बार ये सारे काम करते हैं, लाइक हैंड वॉशिंग, लाइक चेकिंग और थिंग्स, फिर क्लीनिंग, कैन सिग्निफिकेंटली इंटरफियर विद अ पर्सन्स डेली एक्टिविटीज एंड सोशल इंटरेक्शंस। मतलब इन सब चीज़ों से ना जो आसपास के लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं इन लोगों को देखकर। कई लोग ऐसे होते हैं, देखना कि वो पानी ढालते रहेंगे उसको, मतलब वो साफ उसको लगता है कि हर वक्त मेरे चार पास में मेरे चार पास हर वक्त उनको लगता है कि गंदगी पड़ी हुई है, गंदगी वो पानी डालेगा, वो खाली पानी डालेगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आप देखना आपके निजी जीवन में भी आप लोग देख सकते हो, आप लोग ज़रूर ऐसे पेशेंट से मिले होंगे, उनको ये प्रॉब्लम है ही है। कुछ नहीं है, कुछ गंदगी नहीं है उसके आसपास, ठीक है। आप लोग सारे लोग देख रहे हो कोई गंदगी नहीं है, लेकिन उसको लगेगा कि गंदगी है, नहीं यार पानी डालो, नहीं यहाँ पे पानी डालो, यार वहाँ पे पानी डालो, यहाँ पे पानी डालो। ये लोग ऐसा करते ही रहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इस वजह से होती है कि ये सारे एक पेशेंट्स हैं, ये सब लोग एक्चुअली इनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होते हैं। इनको ऐसा लगता है क्योंकि कि इनके आसपास ये प्रॉब्लम हो रहा है, इनको ऐसा लगता है कि इनके आसपास ये प्रॉब्लम हो रहा है, इनको ऐसा लगता है, लेकिन हालांकि वो प्रॉब्लम होते नहीं है, लेकिन इनकी वो थॉट्स होते हैं, ये अनवांटेड थॉट है, इसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। ये अनवांटेड थॉट है, अनवांटेड सेंसेशन है, देखो मेंशन किया हुआ है, अनवांटेड थॉट्स है, अनवांटेड सेंसेशन है। इनको लगता है कि ये सारी चीज़ें हो रहे हैं, हालांकि वास्तव में ये चीज़ें होता नहीं है, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। अब देखना ऐसे पेशेंट्स, ऐसे लोग आप लोगों के आसपास में भी होंगे कि जो मतलब जिनके लिए सफाई का कुछ और ही मतलब है, बर्तन धो ही रहे, बर्तन पानी डाल रहे तो डाल ही रहे, बर्तन धो रहे, उनके लिए बर्तन साफ हो ही नहीं रहा है। ऐसे बंदे जो होते हैं जो ऐसे काम करते हो, अगर ऐसा कोई इंसान अभी ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे ऊपर गुस्सा मत होना यार, क्योंकि सच में आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो सफाई आप लोग कर रहे हो वो सफाई नहीं हो रहा है, वास्तव में वो सफाई बहुत पहले हो चुका होगा, ठीक है।
तो ऐसे जो लोग हैं जिनको ऐसी मतलब आदत है कि पानी ढाल रहे तो ढाल ही रहे, बर्तन धो रहे तो धो ही रहे, हाथ धो रहे तो धो ही रहे, तो ये सारी चीज़ें ना करो। ये आपको बस लगता है, ये दूसरों से पूछो, ये उनके लिए स्वाभाविक नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम के कारण होता है उस प्रॉब्लम को कहते हैं OCD। ये जो प्रॉब्लम के कारण होता है उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? OCD। इसका पूरा नाम क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब OCD के कारण क्या क्या हो सकते हैं देख लो। OCD के कारण क्या क्या हो सकता है? OCD के कारण जो है, एक तो कुछ बायोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं, जेनेटिकल कॉजेज हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कॉजेज हो सकते हैं। बायोलॉजिकल कॉजेज मतलब OCD में बी अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन योर बॉडीज ओन नेचुरल केमिस्ट्री और ब्रेन फंक्शन। किन्हीं के दिमाग में, ब्रेन फंक्शन में जो केमिकल्स, ब्रेन में जो केमिकल्स एक्सचेंजेस होते रहते हैं, ब्रेन में जो केमिकल चेंजेस होते रहते हैं, उनके कारण, उनके गड़बड़ हो जाने के कारण, केमिकल चेंजेस के में कोई बदलाव होने के कारण भी OCD काफ़ी बार देखा गया है। ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ पे ऐसा देखा गया है कि उनकी ब्रेन में केमिकल चेंजेस के कारण उनको OCD हुआ है, ठीक है। ये जेनेटिकली भी ट्रांसफर होते हैं। OCD में हैव जेनेटिक कंपोनेंट। अगर किन्हीं में ये OCD की जेनेटिक कंपोनेंट है तो वो ट्रांसफर हो सकता है वन जेन टू अनदर जनरेशन, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ओके। बट स्पेसिफिक जीन्स हैव येट टू बी आइडेंटिफाइड। बट स्पेसिफिक जीन्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। OCD की अगर कोई स्पेसिफिक जीन है तो फिर ये अगर किन्हीं, मतलब सपोज लो कि पिता को एसिडी की जिन है, ठीक है, तो वो ट्रांसफर हो सकता है बच्चों के बॉडी में। जब बच्चे पैदा होंगे तो बच्चे के बॉडी में वो जीन ट्रांसफर हो सकता है, जैसे कि जेनेटिकली डिसऑर्डर्स ट्रांसफर्ड होते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल कॉजेज कैसे हो सकते हैं? सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज इन्फेक्शंस आर सजेस्टेड एज अ ट्रिगर फॉर OCD। किन्हीं को इन्फेक्शन है बट मोर रिसर्च इज नीडेड। इसमें ना काफ़ी सारे रिसर्च अभी ज़रूरत है। ये जो एरिया है, जो एनवायरमेंटल फैक्टर हम कह रहे हैं, इस एरिया में अभी बहुत सारे रिसर्च की ज़रूरत है। इसका कोई ऐसा एविडेंस अब तक, ऐसा कोई सॉलिड कॉन्क्रीट एविडेंस इसमें नहीं है जहाँ पे कह सकते हैं कि अगर किन्हीं को ये इन्फेक्शन हुए हैं तो उनको OCD होने की चांसेस है। ऐसा अभी कोई रिसर्च अब तक तो नहीं मिला है, ठीक है। अगर आगे मिल सकता है, ज़रूर मिल सकता है। आगे बहुत सारे रिसर्चर है, अगर किसी ने रिसर्च किया होगा तो ज़रूर वो पब्लिश भी होगा, तब हम पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि अगर आप में से कोई भी करना चाहते हो तो बिल्कुल आप में से कोई भी कर सकते हो रिसर्च आगे जाकर कि OCD के कॉजेज़ हम रिसर्च करेंगे, हम एनवायरमेंटल कॉजेज़ को फाइंड आउट करेंगे OCD की, ठीक है। लेकिन अभी इसका कोई एग्जैक्ट कॉजेज़ नहीं बताया जाता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी सारे इन्फेक्शंस होते हैं। कुछ इन्फेक्शंस के कारण भी ऐसा दिखा गया है बाद में कि उनको OCD हुआ है, और उनके कोई, ना तो कोई जेनेटिकल फैक्टर था, ना तो कोई बायोलॉजिकल फैक्टर उनके लिए जिम्मेदार था, ठीक है। इस वजह से कहते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, लेकिन ऐसा कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि इस इन्फेक्शन की वजह से आपको OCD हो सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका OCD। अब हम चलते हैं फोबियाज की तरफ। देखिए, फोबिया किसे कहते हैं? फोबिया कहते हैं स्पेसिफिक फोबिया इज एक्सेसिव एंड परसिस्टेंट फियर ऑफ ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए जब किसी में कोई फियर होती है, किसी में कोई डर होती है। सपोज आप देखना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हाइट से डरते हैं, जो हाइट से डरते हैं, जो लोग हाइट से डरते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्रोफोबिया। उसको कहते हैं एक्रोफोबिया। मतलब उनको, अब वो ऊंचाई पे नहीं चढ़ सकते। जिनको एक्रोफोबिया है वो ऊंचाई से नहीं डर सकते। फोबिया का जो मतलब है, फोबिया का मतलब होता है कि डर। फोबिया का जो मतलब है, इसका मतलब होता है डर, यानी फियर। फोबिया का जो मतलब है, इसका मतलब होता है डर यानी फियर, ठीक है, यानी फियर। तो कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए किसी के जहन में, किसी के दिमाग में अगर कोई डर बैठ गया हो, वो ऑब्जेक्ट जब भी वो बंदा दिखेगा तो उनको फियर लगता है, उनको डर लगने लगता है। बहुत सारे लोग हैं जो सांप नहीं देख सकते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्नेक नहीं देख सकते, और ऐसे भी काफ़ी सारे लोग हैं जो स्नेक को पकड़ भी लेते हैं, ठीक है। तो जो पकड़ लेते हैं उनको डर नहीं लगता, लेकिन जिनको डर लगता है वो इमेजिन भी करेगा ना, वो डरने लगेगा वो बंदा। जिनको स्नेक से डर लगता है ना, वो एक इमेजिन कर लो, अगर आपको डर लगता है तो अब इमेजिन कर लो कि आपके बगल में पैड़ा एक, मतलब गिरा हुआ है स्नेक, एक आ गया आपके बगल में। अब डर के मारे भागने लगोगे उस एरिया से, अब डर के मारे भाग जाओगे वहां से, क्योंकि आपको ये सपने में भी आएगा ना, तो हटपटाक से आप उठोगे, मतलब एकदम चटाक से उठ जाओगे नींद से, ठीक है। तो जिनको डर लगता है, इतना ज़्यादा डर लगता है भाई, जिनको डर लगता है उनसे पूछो कभी तो पता चलेगा, ठीक है। तो जिनको हाइट से डर लगता है वो, जैसे उनको एक्रोफोबिया कहते हैं। यही इस सिचुएशन को कहते हैं फोबिया। किसी चीज़ के लिए डर बैठ जाता है हमारे दिमाग में, और ये एक्सेसिव डर होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं यार चलो ठीक है, एक बार आ गया तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो डर जाएगा वो बंदा, मतलब उनको एंग्जाइटी आ जाएगा डर के मारे, उनको डर के मारे एंग्जाइटी आने लगता है, ऐसा डर लगता है इसमें, ठीक है। इसको कहते हैं फोबिया।
इसीलिए कहता है ना कि मुझे फोबिया है भाई, मैं नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें। जिनको फोबिया होता है उनको पता होता है, वो कह देते हैं पहले से, नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को फोबिया है। जैसे मुझे कोई अगर हाइट पे लेके जाना चाहता है तो मैं तो पहले कह दूंगा भाई मैं इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को फोबिया है, मेरे को हाइट फोबिया है, मुझे डर लगता है हाइट में जाके, ठीक है। मेरे को अगर ज़्यादा हाइट में लेके चलोगे तो मुझे लगेगा कि कोई मुझे धक्का दे रहा है, कोई धक्का नहीं भी देगा तो मैं वहाँ पे फेंटेड हो जाऊंगा, जाके मैं गिर जाऊंगा वहाँ से। क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता है, मुझे एक्सेसिव फोबिया है, ठीक है। और डर के मारे हाथ पैर कपने लगता है बंदों का, जिनको है उनको पूछो पता चलेगा, ठीक है। जिनको नहीं है वो सुन के हंस रहा होगा, लेकिन जिनको है उनको पूछो, उनको समझ में आ रहा है कि ये डर क्या होता है, ये डर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ फोबियाज हमने बताया हुआ है, इसको देख लो, क्योंकि कभी कभी ये टर्म आपसे बता दिया जाता है एग्जाम में और आपसे पूछा जाता है कि ये फोबिया के बारे में, ठीक है। तो एरोफोबिया, एरोफोबिया किसे कहते हैं? एरोफोबिया होता है फियर ऑफ फ्लाइंग, जो फ्लाई करने से डरता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको डर लगता है भाई फ्लाइट में चढ़ने में, बहुत सारे लोग हैं जिनको डर लगता है। जो लोग मतलब जिनको नहीं लगता वो हंस रहा होगा सुन के, लेकिन जिनको लगता है उनको पूछो कितना डर होता है, वो फ्लाई करने से डरते हैं, ठीक है। ड्राइविंग का लिए कुछ फोबिया होते हैं, ड्राइविंग फोबिया कहते हैं उसके, जो ड्राइव करने से डरते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको ड्राइव करने में डर लगता है, ठीक है। एरिथ्रोफोबिया, एरिथ्रोफोबिया मतलब जो ब्लड नहीं दिख सकता है, रेड कलर जो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग, मैंने तो ऐसे देखा है काफ़ी लोगों को जो हॉस्पिटल में गया है, ठीक है। मैं हॉस्पिटल में खड़ा है लोग, तो वो अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो फेंटेड हो गया, वो वहाँ पे गिर गया, उसका सर घूम गया। बाद में पता चला कि यार इनको एरिथ्रोफोबिया है। तो डॉक्टर ने फिर उनके घर वाले को बोला कि आपने लेके क्यों आया इनको, आप लोगों को पता नहीं है इनको एरिथ्रोफोबिया है, ये रेड कलर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उन्होंने ब्लड देख लिया था, उन्होंने ब्लड देख लिया था किसी का, ठीक है। मतलब किसी को ब्लड गिर रहा था तो वो चीज़ें वो देख लिया बंदा, वो गिर गया वहाँ पे। तो डॉक्टर ने उसके घर वालों को बहुत डांटा कि आप लोगों को पता नहीं है कि आपके तो बच्चा है, आपके बच्चे का एरिथ्रोफोबिया है, आपको नहीं पता, आपने क्यों इसको लेके आया हॉस्पिटल में, वो भी आप खड़े हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे क्यों खड़े हो, ये लेबर रूम है बगल में, तो बंदा देख नहीं पाएगा। ब्लड ले रहा था किसी का सिरिंज में, वो उसने देख लिया, वो ब्लड लेना वो देख लिया, वो गिर गया। वो सोच के मारे गिर जाता है कभी कभी बंदा, देखने की भी जरूरत नहीं होती, इतनी ज़्यादा फोबिया होती है लोगों को, ठीक है। सोचने से भी गिर जाता है बंदा, तो इतना ज़्यादा डर होता है लोगों को, है ना। फिर कुछ होता है जो हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। हाइपोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? फियर ऑफ बिकमिंग इल, जो मतलब कभी ये सोच के लोग पता नहीं घबरा जाते हैं कि यार मैं तो पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है मैं तो दुर्बल हूँ, मतलब मेरे ये डिजीज़ हो गया, मैं पता नहीं मैं सही नहीं हूँ, मुझे इलनेस हो रही है, मैं गिर जाऊँगा, मुझे तबीयत ख़राब हो रही है मेरा, मुझे बुखार आएगा, ये सोच के लोग घबराते हैं। मतलब जो इलनेस कंडीशन से डरते हैं उनको कहते हैं फियर ऑफ बिकमिंग इल, फियर ऑफ बिकमिंग इलनेस, मतलब जो इलनेस होने से डरती है, जो अस्वस्थ होने से डरते हैं, उनको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जूफोबिया क्या है? जूफोबिया जो एनिमल देख के डरते हैं, चाहे कोई भी एनिमल हो, जो एनिमल देख के डरते हैं उसको कहते हैं जूफोबिया। एक्वाफोबिया क्या होता है? जो पानी से डरते हैं, पानी से। बहुत सारे लोग हैं जो स्विमिंग पूल में भी जाने से डरेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, अब देखना, जो स्विमिंग पूल में भी जाने से डरेगा, हालांकि उनको ये पता है मैं मरूंगा नहीं इसमें, क्योंकि नीचे पूल जो है वो चारों तरफ से घेरा हुआ है, मैं इसमें जाऊंगा तो हाइट भी मुझे पता है कितना है, ट्रेनर खुद पानी में खड़ा है, फिर भी वो बंदा डर रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, मुझे नहीं आता स्विमिंग, मैं क्या करूंगा। वो पानी में जाके ऐसे हाथ पैर फेंकेगा, पता नहीं वो रो देगा बंदा पानी में जाने से, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। फिर जिनको हाइट से डर लगते हैं तो मैंने बता दिया एक्रोफोबिया। फिर एक होता है टनल फोबिया। टनल फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ टनल, जो टनल में जाने से डरते हैं उनको कहते हैं टनल फोबिया। एस्केलोफोबिया होता है, एस्केलोफोबिया का मतलब होता है जो एस्केलेटर्स में चलने से डरते हैं, जो लोग एस्केलेटर्स में चलने से डरते हैं उसको कहते हैं एस्केलोफोबिया। ऐसे और भी कई सारे फोबियाज है, ये सारे के सारे नहीं है, ऐसे कई सारे फोबियाज है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने मेंशन कर दिया है, इसके अलावा भी और भी कई सारे फोबियाज होते हैं, तो आपको कहीं से भी पूछ सकते हैं। लेकिन हालांकि फोबिया के बारे में इतने डिटेल में पूछते नहीं है, कई बार नहीं पूछा गया है इतने डिटेल में, लेकिन इसको पढ़ लो कि फोबिया होता क्या है, क्योंकि कई बार आपसे पूछ भी सकते हैं, ये लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे नेट एग्जाम है तो इसमें तो कोई रेस्ट्रिक्टेड है नहीं कि आपको यहीं से सवाल पूछेगा, क्योंकि आपका सिलेबस में ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। सिलेबस के बाहर तो नहीं जाएगा, लेकिन सिलेबस के अंदर, इस सिलेबस का कोई आदि भी नहीं है, कोई अंत भी नहीं है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि ये जो सिलेबस है ना, इस सिलेबस का ना तो कोई आदि है, ना तो कोई अंत है, ना कोई शुरुआत है, ना कोई इसका ख़त्म की जगह है, ठीक है। एंडिंग पॉइंट है, कुछ नहीं है सिलेबस में, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं डिप्रेशन के बारे में। अब हम देखते हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या होता है? ये एक्चुअली एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स है। डिप्रेशन है एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इज़ अ कॉमन एंड सीरियस मेडिकल इलनेस। ये कॉमन है लेकिन सीरियस भी है, दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स हाउ यू फील
द वे यू थिंक एंड हाउ यू एक्ट। ये तीनों चीज़ों को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन तीनों चीज़? आपकी फीलिंग कैसे हैं, आप कैसे किसी चीज़ को सोच रहे हो, और आप किसी चीज़ के अगेंस्ट कैसे रिएक्ट करोगे। ये तीन चीज़ें इफेक्ट होती है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर कुछ है तो वो यही है कि डिप्रेशन तीनों चीज़ों को इफेक्ट करते हैं। हाउ यू फील, द वे यू थिंक एंड हाउ यू विल एक्ट। इन तीनों चीज़ों को इफेक्ट करते हैं डिप्रेशन। इसको याद कर लो, चाहो तो इसको याद कर लो। हाउ यू फील, द वे यू थिंक एंड हाउ यू एक्ट, इन तीनों चीज़ों को इफेक्ट करते हैं डिप्रेशन। ये है नंबर 1 हाउ यू थिंक, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2 और ये है नंबर 3। इन तीनों चीज़ों को इफेक्ट करते हैं डिप्रेशन। ठीक है। डिप्रेशन कॉजेज फीलिंग ऑफ सैडनेस। डिप्रेशन क्या करता है, एक सैडनेस फीलिंग लेके आती है। एंड और ए लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ वंस एन्जॉय, मतलब कोई भी एन्जॉय करने वाला एक्टिविटी उनमें नहीं रहेगा। आप देखना, किसी डिप्रेसिव बंदे के पास जाना, उनको जाके ये बोलना, किसी जिनको डिप्रेशन है उनको जाके ये बोलना कभी भी कि चल भाई थोड़ा घूम के आते हैं, वो बंदा नहीं जाएगा, वो जाना नहीं चाहेगा। पहले उनको बोलना कि चल थोड़ा डांस करते हैं, वो नहीं करेगा। वो घूम के एक थप्पड़ भी मार सकता है आपको। क्यों? क्योंकि उसके जहन में इतना ज़्यादा बैठा हुआ है। अब इनके ना लोग दूसरे मतलब भी निकालते हैं, मैं बताता हूँ कैसा। ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं यार आजकल थोड़ा मेरा मूड ख़राब है तो मैं डिप्रेशन में चल रहा हूँ आजकल, चल थोड़ा घूम के आते हैं। खुद ही बोल रहा है मैं डिप्रेशन में हूँ, खुद ही बोल रहा है चल थोड़ा घूम के आते हैं। भाई डिप्रेशन इतना मतलब मूडी है क्या, जो मतलब कोई खाने वाला चीज़ थोड़ी है डिप्रेशन। कुछ भी, मैं डिप्रेशन में हूँ चल घूम के आते हैं, ऐसा थोड़ी होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो डिप्रेशन एक सीरियस मेडिकल इलनेस है, ये एक सीरियस कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है बिल्कुल। ये नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं तीनों चीज़ों में। कौन कौन से? हाउ यू फील, द वे यू थिंक एंड हाउ यू विल एक्ट। इन तीनों चीज़ों में इफेक्ट डालता है। जब आप डिप्रेशन में होते हो ना तो आपको ये नहीं पता होता कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो सामने वालों के साथ। आपको दिमाग में ये ख्याल होता ही नहीं है कि मैं सामने वाले को क्या बोल रहा हूँ। इसको कहते हैं डिप्रेशन। आप क्या बोल रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है जब आप डिप्रेशन में होते हो, जब आप डिप्रेशन में होते हो। ठीक है। इसको कहते हैं डिप्रेशन। एंड कोई भी एंजॉय करने वाला मोमेंट तब आपको अच्छा नहीं लगता है। कोई भी एंजॉय करने वाला मोमेंट उस टाइम पे आपको अच्छा नहीं लगता है जब आप डिप्रेशन में होते हो। माइंड इट। ठीक है। इट कैन लीड टू ए वैरायटी ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। ये बहुत सारे इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कैन डिक्रीज पर्सन एबिलिटी टू फंक्शन एट वर्क एट होम। मतलब जब कोई बंदा डिप्रेशन में होता है तो उनके जो वर्क एबिलिटी है वो भी बहुत 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 डिक्रीज हो जाती है, बहुत 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 डिक्रीज हो जाती है। उनकी वर्क एबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस बंदे को फोकस करने की क्षमता नहीं होती है। तब ना तो वो अटेंशन होता, उनका ना तो अटेंशन होता है किसी चीज़ पे, ना वो बंदा फोकस कर सकते हैं। तो वो अपना काम कैसे कर सकता है जब उसका दिमाग ही नहीं चल रहा है, उसके दिमाग उसके कंट्रोल में है ही नहीं, उसका दिमाग चल ही नहीं रहा है, वो सोच नहीं पा रहा बंदा सही तरीके से, वो कैसे काम कर रहे हैं उनको खुद नहीं पता, तो वो कैसे अपना वर्क एबिलिटी को बढ़ाएगा। तो ऑटोमेटिकली उनकी वर्क एबिलिटी कम होती जाएगी। ऑटोमेटिकली उनकी वर्क एबिलिटी जो है वो कम होते जाएंगे डिप्रेशन में। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सिम्टम्स बता दिया गया डिप्रेशन का, कुछ सिम्टम्स यहाँ पे बता दिया गया है डिप्रेशन का। ठीक है। क्या क्या सिम्टम बताया गया है? डिप्रेशन सिम्टम कैन वैरी फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर एंड कैन इंक्लूड। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिम्टम्स किसी को दिख रहा है मतलब उनको डिप्रेशन है, ऐसा नहीं है। जैसे फीलिंग सैड और हैविंग डिप्रेस्ड मूड, ये तो सब सारे लोगों को होता है। ये तो पता नहीं दिन में 10-12 बार करके हो जाता है किसी किसी को। कोई कोई कहता है 5 मिनट बाद, मैंने खुद सुना हुआ है 5 मिनट बाद लोग कहते हैं यार पता नहीं आज मेरा मूड अभी थोड़ा ख़राब चल रहा है, मैं थोड़ा डिप्रेशन में हूँ। और 5 मिनट बाद देखना उसको घूम रहा है बंदा, खा रहा है, मस्त खा रहा है, पी रहा है। मैंने बोला क्या यार तेरे को अभी डिप्रेशन में था ना? हाँ मैं ठीक हो गया, मेरे को कुछ बैड न्यूज़ आ गया था तो उसके लिए मैंने डिप्रेशन में चला गया। मैंने बोला यार डिप्रेशन कोई खाने का चीज़ है क्या? मतलब कोई रोटी है तो एक बार खा लेगा, जब तक मुंह में है तब तक डिप्रेशन है, जब अंदर चला गया तो डिप्रेशन खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स का होने का मतलब ही ऐसा नहीं है कि आपको डिप्रेशन है। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि माइल्ड है कि सीवियर है कि मॉडरेट है, कौन सी स्टेज में है, ये डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो जैसे फीलिंग सैड हो गया, हैविंग डिप्रेस मोड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ प्लेजर एक्टिविटीज़ वंस एंजॉय, मतलब कोई भी एंजॉय करने वाला एक्टिविटी उनको अच्छा नहीं लगता, उनके मूड हमेशा बिगड़ा हुआ रहता है, उनको पता नहीं होता कि दुनिया एक तरफ चल रहा है, वो अपने आप में खोए हुए हैं, वो कुछ चीज़ों में खोए हुए हैं। ठीक है।
चेंजेस इन एपेटाइट, मतलब उनको खाने के लिए दिल नहीं करता, उनके वेट लॉस हो जाते हैं या फिर वेट गेन भी हो सकता है, कभी कभी खा नहीं रहा है फिर भी वेट गेन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डाइट जो है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, उनको वो खाना खाने के लिए दिल नहीं है, कभी मन लग रहा है खाने के लिए तो कुछ जो भी मिल रहा है हाथों के सामने वो खा ले रहा है, मतलब उनको कोई ध्यान नहीं है अपने बॉडी की तरफ, अपने हेल्थ की तरफ, ठीक है। इनको कहते हैं डिप्रेशन। ट्रबल स्लीपिंग, जिनको स्लीप नहीं आती, रातों रात वो बंदा सोते नहीं है, पूछो जिनको डिप्रेशन है, रातों रात बंदा सोता नहीं है, ठीक है। वो रातों रात बंदा जगे हुए रहते हैं, उनको सोना आता ही नहीं है, सो ही नहीं पाएगा बंदा, वो रातों रात ऐसे जगे हुए बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे लेकिन उनको नींद नहीं आएगा। हमेशा डिप्रेशन की पेशेंट जो होती है उनको एक कंप्लेन, ये मतलब कॉमन कंप्लेन है उन लोगों के कि सर हमें नींद नहीं आती, हमें नींद नहीं आती, ठीक है। तो जो डिप्रेशन की बंदा है उनको नींद नहीं आएगा। लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी लॉसेस हो जाती है, कोई काम करने में अच्छा नहीं लगता। फीलिंग वर्थलेस और गिल्टी, उनको हमेशा गिल्ट फीलिंग रहते हैं उनके अंदर कि मैंने ये क्यों किया, मैंने अगर ये नहीं किया होता तो शायद आज मेरा ये दिन नहीं आता। लेकिन हालांकि ये सोचने में कुछ नहीं होता, क्योंकि जो आपने कर दिया होगा उसको आप बदल नहीं सकते हो, उसको आप बदल नहीं सकते हो। ये चीज़ें सोचना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने कर दिया, अब जो हो गया पास्ट में उसको तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन जो मेरे हाथ में है, मेरे फ्यूचर मेरे हाथ में है, तो उसको मैं ज़रूर बदल सकता हूँ। इसलिए मुझे ये प्रेजेंट मोमेंट जो है ये जीना पड़ेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम हमेशा पास्ट को सोच कर रोते रहते हैं और फ्यूचर में क्या होने वाले हैं उसको जानने की बड़ी पड़ी रहते हैं हमें। फ्यूचर में क्या घटने वाला है यार, मुझे कब जॉब मिलने वाले है, मेरी शादी कब होगी, मेरा पता नहीं आगे जाके मैं कितना बड़ा बनूंगा, मैं कितना पैसा कमाऊंगा, मेरे ये किया होगा फ्यूचर में, मेरा ये इंस्टीट्यूट कैसे चलेगा, मेरा वो कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा। मतलब हम सबको अपने फ्यूचर जानने में पड़ी रहती है। लेकिन भाई फ्यूचर जानने से बेहतर है जो प्रेजेंट लाइफ अब जी रहे हो ना, उसको पूरी फोकस के साथ, पूरी ताकत के साथ जियो। अगर आप अपने प्रेजेंट में फोकस कर दिया ना तो आपके फ्यूचर आपसे कोई नहीं छीन सकता। लिख लो ये बात, अगर आपने प्रेजेंट में फोकस कर दिया तो आपका फ्यूचर आपसे कोई नहीं छीन सकता। और पास्ट में जो गलती हुआ है उन गलती से सीखो, लेकिन उन गलती को पकड़ के रोने मत बैठ जाओ। उन गलती को पकड़ के अगर रोते रहोगे ना तो जिंदगी भर रोते रहोगे मेरे भाई, जिंदगी भर रोते रहोगे, कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। उस गलती से जो गलती तुमने किया है पिछले, जो गलती आप लोगों ने किया है अगर, तो उस गलती से सीखो, वो सीख ले लो कि मेरे को ये करना नहीं है और आगे बढ़ते रहो। क्योंकि अगर रोते बैठ गया तो भाई कोई नहीं है जो आपको यह सिचुएशन के उठाकर आपको आपके भविष्य बता सके। ऐसे पूरे दुनिया में कोई नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि भविष्य जानने की कोशिश मत करो। जब भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा था कि भाई भविष्य जानने की कोशिश मत करो, तो जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया वो कौन बता देगा आपको? जो स्वयं भगवान ने नहीं बताया भविष्य, तो आपको कौन बताएगा भविष्य? तो इसलिए उस पर इस चक्कर में मत पड़ो। जो गिल्टीनेस है उसको हटाओ, क्योंकि ये सारे नॉजनल करेक्शंस होते हैं। मैं जो भी अभी बता रहा हूँ ना, ये सारे नॉजनल करेक्शन के एक एक स्टेप है जो हम विज्ञानमय कोशा को प्योरीफाई करने के लिए बताते हैं, जो हम विज्ञानमय कोशा को ट्रीट करने के लिए बोलते हैं पेशेंट्स को। ठीक है। तो ये सारे चीज़ें पेशेंट्स को ऐसे बोलना होता है। ये सारे चीज़ें आप लोग जब ट्रीट करोगे अपने पेशेंट को, अगर आप पेशेंट के साथ मिल रहे हो, उनके काउंसलिंग चल रहा है, तो ये सारे चीज़ें उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि पेशेंट हमेशा, जिनको डिप्रेशन होती है, वो हमेशा इस बात को सोच सोच के रोते रहते हैं, वो गिल्ट फील करते हैं, उनको हमेशा ऐसे गिल्टी फीलिंग होती है। तो इन सारे चीज़ों से निकलना सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर वो बंदा डिप्रेशन से निकाल पाएगा। ठीक है। फिर उनको डिफिकल्टी थिंकिंग होती है, कंसंट्रेटिंग, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उस टाइम में वो पूरा टूट जाता है जिनको डिप्रेशन होता है। ठीक है। थॉट्स ऑफ डेथ एंड सुइसाइड, और डिप्रेशन में आके ही बंदा ये सारे गलत कदम उठाते हैं। सुइसाइड करने वाला ये जो सोच है ना, ये तब भी पैदा होता है जब उनको आगे कुछ दिखना बंद हो जाते हैं। उनको आगे लगता है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया, जो मैंने किया उसके लिए मुझे भुगतना पड़ रहा है। ये सारे सिचुएशन, ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जब उनको सुइसाइड के अलावा और कोई दूसरा रास्ता दिखते नहीं है। जब उनको सुइसाइड के अलावा और कोई दूसरे रास्ता उनको दिखते नहीं है, तब जाकर बंदा ऐसा कदम उठाते हैं। ठीक है। तब जाके बंदा ऐसा कदम उठाते हैं। ये हो गया आपका डिप्रेशन। अब हम पढ़ते हैं डिस्थेमिया की कंडीशन क्या होती है। देखिए, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर ऑल्सो कॉल्ड डिस्थेमिया, मतलब किसी का अगर ये डिप्रेशन चल ही रहे, कंटिन्यू उनको डिप्रेशन चल रहा है, वो निकाल ही नहीं पा रहे बंदा, इनको कहता है डिस्थेमिया। अब इजी फॉर्म में कह सकते हो, डिस्थेमिया ये है जिनको लॉन्ग टर्म डिप्रेशन है, यानी डिप्रेशन का अगर क्रॉनिक स्टेज अब कहो तो वो हो गया डिस्थेमिया। डिप्रेशन की अगर क्रॉनिक स्टेज, देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, डिस्थेमिया इज ए क्रॉनिक फॉर्म ऑफ डिप्रेशन।
डिस्थेमिया क्या है? डिस्थेमिया इज अ क्रॉनिक फॉर्म ऑफ डिप्रेशन दैट कैन कॉज पीपल टू लॉस इंटरेस्ट इन नॉर्मल डेली लाइफ एक्टिविटीज, हाउ हैव लो सेल्फ एस्टीम, उनका सेल्फ एस्टीम जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाते हैं, एंड ओवरऑल फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेंसी, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिफिकल्टी विथ प्रोडक्टिविटी। वो प्रोडक्टिविटी खो बैठते हैं, उनके होप खो जाते हैं ज़िंदगी से, उनको लगता है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। हालांकि जो वास्तव में ऐसा होता नहीं है, कुछ नहीं खत्म होता है। आपका कुछ खत्म करने वाला आप स्वयं, आपके हाथ में नहीं है कि आप अपने ज़िंदगी ख़त्म कर सके हो, आप अपने सब कुछ ख़त्म कर सको, ये स्वयं आपके हाथ में नहीं है। जो है, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप नहीं उनको रोक सकते हो। तो इस सोच को अपने अंदर बिठा लो। और जिनको ये लॉन्ग टर्म डिप्रेसिव कंडीशंस रहते हैं उनको कहते हैं डिस्थेमिया। ये चीज़ें आपको कई बार पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये लोगों को पता नहीं होता, वो ऐसे पूछते हैं, ठीक है, एग्जाम में। और ये आपके सिलेबस में भी है। आप लोग पूछोगे कि ये कहाँ है, ये डिसऑर्डर 8 यूनिट में भी है, और जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उनके अंदर भी ये पूछता है। लेकिन यूजीसी नेट में आपको ऐसा तो नहीं पूछेगा कि 8 यूनिट के अकॉर्डिंग बताओ, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बताओ। तो ये सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर ही आता है। साइकाइट्रिक डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, आप कुछ भी कह लो, इनके अंडर ये आते हैं। तो डिप्रेशन अगर लॉन्ग टाइम तक किसी को रहा तो उसको कहते हैं डिस्थेमिया, उस कंडीशन को कहते हैं डिस्थेमिया। क्या कहते हैं उस कंडीशन को? डिस्थेमिया कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कॉजेज ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का कॉज क्या क्या हो सकता है? अब देखो, इसका कोई एग्जैक्ट कॉजेज तो नहीं बता सकता है, कुछ आपकी घटनाएं हो सकती है जो एनवायरमेंटल के अंदर आ जाता है, कुछ साइकोलॉजिकल या सोशल फोबियाज हो सकते हैं, कुछ इंसिडेंट हो सकती है, बायोलॉजिकल कुछ हो सकते हैं बायोलॉजिकल कॉजेज, जैसे कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स लेवल घट गया या बढ़ गया, उसके कारण भी किसी को डिप्रेशन हो सकता है। जेनेटिक्स के कारण भी हो सकते हैं, इनके लिए भी जेनेटिक्स रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जेनेटिक्स के कारण भी हो सकता है डिप्रेशन, ठीक है। अब आते हैं इनकी यौगिक मैनेजमेंट पे। देखो, इन लोगों को यौगिक मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें सजेस्ट करना चाहिए। इन लोगों को यौगिक मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें सजेस्ट करना चाहिए। डाइट में देखो, इनको ज़्यादा लुब्रिकेटिंग फूड सजेस्ट करो, सात्विक एंड लेस प्रोसेस्ड फूड। मतलब ज़्यादा क्यों बताया गया है लेस प्रोसेस्ड? क्योंकि अगर ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड करोगे, ये तामसिक फूड या हैवी रिच फूड खाएगा ना, तो इनका जो डिप्रेशन में टाइम है ना, तब इनको जो डाइजेस्ट करने वाला इनका सिस्टम है वो वीक है, तब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है। अगर अब उस टाइम में ज़्यादा हैवी खाबर खाएगा, हैवी फूड खाएगा ना, तो वो चीज़ें उनको हजम नहीं होगा, वो सारी चीज़ें उनको डाइजेस्ट नहीं होती है, ठीक है। इस वजह से कहा गया है कि लेस प्रोसेस्ड फूड अब सजेस्ट करो, डाइट में लुब्रिकेटिंग फूड जो है वो सजेस्ट करो, क्रिया करने के लिए इनको सजेस्ट करो, नेति करने के लिए बोलो, त्राटक करने के लिए बोलो, कपालभाति करने के लिए बोलो, आसनास में कुछ माइल्ड एक्सरसाइजेज अब करवा सकते हो, विद ब्रीदिंग करवाओ, पवन मुक्त आसन सीरीज कराओ, उनको अच्छा लगेगा, उनको अच्छा लगेगा ये सारी चीज़ें करने में। धीरे 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 उनको एंगेज करो, ये सारे लिस्ट में उनको एंगेज करो, ताकि उनकी जो सोच है वो डाइवर्ट हो। उनके जो सोच है, जो सोच सोच के वो बंदा रो रहा है, जो सोच सोच के वो डिप्रेशन में जल जा रहा है, तो सोच से उनको डाइवर्ट करो। मेन मतलब यही है कि वो सोच से उनको डाइवर्ट करो पहले तो, ठीक है। फिर प्राणायाम कराओ, अनुलोम विलोम कराओ, उनकी फिजियोलॉजी जो है वो नॉर्मल लेके आओ, अनुलोम विलोम प्राणायाम कराओ, उनको भ्रामरी कराओ ताकि उनकी नींद अच्छा हो, उनको सूर्यवेदी प्राणायाम कराओ, उनको भस्त्रिका प्राणायाम कराओ, ये सारे चीज़ें उनको सजेस्ट करो, धीरे 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 लेके आओ। अब ध्यान में देखो क्या करवा सकते हो आप, ओम मंत्र चैंटिंग करवाओ उनको, ओम मंत्र चैंटिंग करवाओ, या तो फिर आप कोई भी और मंत्र, जो आप गायत्री मंत्र ले लो, आप महामृत्युंजय मंत्र ले लो, आप कुछ भी मंत्र चैंटिंग करवाओ उनको। क्यों? क्योंकि मंत्र चैंटिंग का एक बहुत पावर होती है। गायत्री मंत्र में बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, ओम चैंटिंग में बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, महामृत्युंजय मंत्र में बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, और ऐसा देखा गया है कि ये सारे मंत्र के एक पॉजिटिव पावर्स होती है। और जब हम ये मंत्र चैंट करते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में काफ़ी सारे केमिकल चेंजेस, काफ़ी सारे ब्रेन क्लस्टर्स में बहुत सारे इफेक्ट दिखती है। तो ये सारे इन सारे मंत्र के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, रिव्यू हो चुके हैं, बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें करवाना ज़रूरी है इस कंडीशन में, डिप्रेशन में। क्यों? क्योंकि आपके जो ब्रेन की केमिकल चेंजेस है, ब्रेन में बहुत सारे क्लस्टर जो रिस्पॉन्सिबल है अटेंशन के लिए, फोकस के लिए, ये सारी चीज़ें स्टिमुलेट होती है। ब्रेन के हर बहुत सारे क्लस्टर्स इसमें स्टिमुलेट होती है, जिसके कारण हम मंत्र चैंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करवाते हैं। और डिप्रेशन क्योंकि एक नेगेटिव फीलिंग है, एक नेगेटिव थॉट है, और मंत्र चैंटिंग पॉजिटिव थॉट है, तो पॉजिटिव की पावर हमेशा नेगेटिव से ज़्यादा होती है, सोच रखना, ठीक है। लेकिन ये मत कराने बैठ जाना किसी को डिप्रेशन है, आप जाके ध्यान करा रहे हो, आप आंखें बंद कर दो, आप ओम साइन पे फोकस करो, मत कराओ भाई पहले ध्यान, उनको पहले मत कराओ ध्यान, वो करेगा नहीं। जो डिप्रेशन का बंदा है वो पहले ही डिप्रेस्ड है, आप फिर उनको ध्यान करा रहे हो, वो जो आप जो बोल रहे हो वो नहीं सोचेगा, वो खुद ही मनी मन वही सोचेगा जो सोच के वो डिप्रेशन हो रहा है उनको, ठीक है। तो वो वही चीज़ें सोचेगा, उनकी प्रॉब्लम कम होने की जगह उल्टा बढ़ जाएगा अगर आप डिप्रेशन में ध्यान कराने जाओगे,
ठीक है। तो जो जिनको डिप्रेशन है पहले तो उनको कोई एक्सरसाइजेस कराओ, डाइट दो, क्रियाज कराओ, आसनास कराओ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराओ, फिर धीरे धीरे उनको मेडिटेशन की ओर लेके आओ, ओम मंत्र चैंटिंग करवाओ, उनको महामृत्युंजय मंत्र चैंटिंग करवाओ, गायत्री मंत्र चैंटिंग करवाओ, ठीक है। और रिलैक्सेशन में आप करवा सकते हो, योग निद्रा कराओ, शवासन कराओ, IRT कराओ, DRT कराओ, कुछ भी QRT कराओ, बहुत सारे रिलैक्सेशन टेक्निक है, यानी इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। QRT का मतलब होता है क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक, जो वैसा की टेक्निक है। DRT का मतलब होता है डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, वो भी वैसा की टेक्निक है। आप साइकिल मेडिटेशन करवा सकते हो इन लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल होने वाला है इनके लिए, ठीक है। तो ये सारे प्रैक्टिस अब इस तरीके से सजेस्ट कर सकते हो, लेकिन यस ऑब्वियसली मैं ये बात जरूर कहूंगा कि मॉडिफाई दिस मॉड्यूल अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट्स। अगर आप पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जाते हो तो ये मॉड्यूल को मॉडिफाई करता रहना, ठीक है। और आपको कई बार UGC नेट में ऐसा पूछ लेते हैं कि बताओ मेडिटेशन आप करवा सकते हो कि नहीं डिप्रेशन की पेशेंट को, ठीक है। तो पहली स्टेज में ऐसे ही पूछेगा कि पहले मेडिटेशन करवा सकते हो कि नहीं डिप्रेसिव पेशेंट को, तो नहीं करवा सकते हो। डिप्रेशन की अगर पेशेंट है तो मेडिटेशन ऐसे पहले ही मत करवा दो। पहले तो उनको आसन कराओ, क्रियाएं कराओ, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कराओ, प्राणायाम कराओ, कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस कराओ, उनको पहले नॉर्मल कंडीशन में लेके आओ, तो आओ उनके माइंड को पहले डाइवर्ट तो करो, तब जाके वो मेडिटेशन को एंजॉय करने लगेगा। क्योंकि आपकी पर्पस तो वही है ना, उनको एंजॉयमेंट देना, उनको मेडिटेशन करवा के एंजॉय करवाना, ये तो आपके पर्पस है। थोड़ी आपका पर्पस ये है कि उनको और डिप्रेशन में डालो, ये पर्पस तो नहीं है। तो पहले मेडिटेशन हम नहीं करवाते हैं, ठीक है। हम मेडिटेशन को करवाते हैं जरूर है, लेकिन बाद में करवाते हैं। पहले हम डाइट करवाते हैं, आसन करवाते हैं, क्रियाएं करवाते हैं, प्राणायाम वगैरह, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें पहले करवाना पड़ता है। फिर जाके धीरे धीरे मेडिटेशन को इंक्लूड करो, उनके जो मॉड्यूल है उनमें मेडिटेशन को आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारा न्यूरोसिस में जो भी आज तीनों डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस कर लिया। हमने डिस्कस कर लिया डिप्रेशन क्या होता है, डिस्थेमिया क्या होता है, OCD क्या होता है, फोबियाज क्या होता है, ये चारों चीज़ें हमने आज डिस्कस कर लिया। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।